आज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे विद्युत चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के बारे में। अगर न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझने हैं तो एक बार आपको विद्युत से संबंधित जो थ्योरिकल पोर्शन हमने समझाया था उसका पिछला वीडियो आपको देखना आवश्यक है, और वीडियो को देखने के साथ साथ आप उनमें बताए गए फार्मूलों को यहाँ पर नोट कर लें। यहाँ पर फार्मूलों को हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने से वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर वीडियो बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए आप एक बार फार्मूलों को समझने के लिए और चैप्टर से संबंधित थ्योरी को समझने के लिए विद्युत वाले चैप्टर को जो वीडियो है उसको देख लीजिए, और उनके जो फार्मूला हैं, सूत्र हैं, उनको एक जगह पर लिख लीजिए, और उन्हीं सूत्रों के आधार पर आज यहाँ पर हम न्यूमेरिकल को समझेंगे। यहाँ पर हम जिन न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे ये न्यूमेरिकल्स मुख्यतः दो सूत्रों पर आधारित हैं। एक तो सूत्र आपका है Q = NE, और दूसरा फार्मूला है Q = I × T। यहाँ पर Q क्या है? आवेश है। स्मॉल n क्या है? आवेश वाहकों की संख्या है। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। जबकि इस फार्मूले में Q आवेश है, I जो है प्रवाहित धारा का मान है, और स्मॉल t उस धारा को प्रवाहित होने में लगा समय है। तो ये हमारे जो न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं जिनको भी हम समझेंगे ये मुख्यतः इन दो सूत्रों पर आधारित है। चलिए बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल की। तो इस न्यूमेरिकल में कहा गया है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन / आवेश वाहकों की संख्या कितनी होगी। क्या दिया है हमको? आवेश का मान दिया है Q = 1 कूलाम, और पूछ क्या रहा है? आवेश वाहकों की संख्या। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से। और तीसरी चीज क्या होती है हमारे फार्मूले में? स्मॉल e। एक आवेश का मान, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? Q = NE, और n का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा? n = Q/E। Q का मान 1 और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। n का मान निकालना है, इसको हल करेंगे, कोशिश करेंगे हल आप अपने आप करें जिससे आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे, 10⁻+19 हो जाएगा, और बचेगा 1/1.6। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, तो 5/8 × 10⁻19 ये आवेश वाहकों की संख्या है। क्योंकि संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है तो संख्या ऐसे ही रहेगी, इसका मात्रक नहीं लिखेंगे। एक और चीज कही है, प्रकृति भी बताएं। तो प्रकृति कैसी होगी? क्योंकि आवेश हमारा धनात्मक है, और धनात्मक आवेश तब होता है जब जो आवेश वाहक हैं वो दान किए गए हों, अर्थात जिस परमाणु पर ये 1 कूलाम आवेश है उस परमाणु की प्रकृति कैसी होगी? तो वो दाता प्रकृति का परमाणु होगा, अर्थात उसने इलेक्ट्रॉन्स दान कर दिए होंगे। अब बात करते हैं, ऐसा ही दूसरा न्यूमेरिकल है, यदि किसी पदार्थ पर 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो आवेश का मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है जो किसी परमाणु पर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं। n = 12.5 × 10⁻18 ये इलेक्ट्रॉन हैं जो इसकी किसी परमाणु पर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं। तो कह रहा है आवेश का मान, तो आवेश का मान क्या हो जाएगा? Q = NE। n का मान 12.5 × 10⁻18 गुणे आवेश E का मान क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पर अगर हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻19 से 10⁻18 जब गुणा होगी 10⁻⁻1 बचेगा, 18 में से 19 घट जाएगा, और 12.5 × 1.6 की जब गुणा करेंगे तो आएगा 20 × 10⁻⁻1। तो इसको लगा देंगे, 2 कूलाम आवेश आ गया। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक बार चेक कर लेना। प्रकृति पूछ रहा था तो आवेश वाहक क्या थे?
ज़रूरत से ज़्यादा थे, और जिनके पास आवेश वाहक ज़रूरत से ज़्यादा हैं अर्थात उन्होंने आवेश वाहकों को कहीं से लिया है। और जो लिए हुए परमाणु होते हैं जो आवेश वाहकों को किसी से लेते हैं तो उनके ऊपर आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ प्रकृति कैसी होगी, तो ऋणात्मक प्रकृति होगी। ध्यान रखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं अर्थात किसी के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो धनावेशित होगा। अगर किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं अर्थात उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वह कैसा होगा, ऋणावेशित परमाणु होगा। इसके बाद हम तीसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। यह भी न्यूमेरिकल इन्हीं फार्मूले से रिलेटेड है जो आपको 2 फार्मूले बताए थे। यदि किसी बल्ब में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित आवेश और आवेश वाहकों की संख्या बताओ। तो धारा आई कितनी है, 0.5 एम्पियर, और समय स्मॉल टी कितना है, 10 मिनट। एक चीज़ आपको बता दें, इससे पहले जो न्यूमेरिकल्स लगाए हमने बताया था आपको कि जितने भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें जो भी राशियाँ, जो भी मान यूज़ कर रहे हैं वो सभी मान कैसे हों, MKS पद्धति में हो, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली में होने चाहिए या SI यूनिट में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए T जो है वो मिनट में दिया है और ये हमारी SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट क्या होती है, समय की, सेकेंड होती है। तो 10 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 10 गुणे 60 कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। धारा का मान पता है, पूछ रहा है आवेश कितना होगा, तो Q बराबर क्या होता है, IT का मान डाल देंगे तो I का मान 0.5 गुणे 600, तो यहाँ से गुणा होगी, 3000 आया। एक के बाद पॉइंट लगाएंगे अर्थात 300 कूलाम आवेश आ जाएगा। ये तो Q है। अब पूछ रहा है आवेश वाहकों की संख्या, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, Q = NE। Q का मान हमें पता है 300 कूलाम, E का मान हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो N का मान आप निकाल सकते हैं। अभी हमने ऐसे ही 2 न्यूमेरिकल किए थे तो ये वाला पोर्शन आप खुद कर सकते हैं। अब बात करेंगे चौथे न्यूमेरिकल की। ऐसा ही न्यूमेरिकल है, किसी बल्ब के तंतु में 0.5 × 10⁻³ मिली एम्पियर की धारा आधे घंटे के लिए प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित आवेश की गणना करें। ऐसा ही न्यूमेरिकल है। I का मान कितना दिया है, 0.5 × 10⁻³ मिली दिया है, तो मिली को खाली एम्पियर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा कर देंगे। अब ये किस में हो गया, एम्पियर में, क्योंकि एम्पियर जो होता है वो SI यूनिट का मात्रक होता है और मिली एम्पियर जो है वो उससे छोटा मात्रक है। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए राशि को 10⁻³ से हम गुणा कर देंगे। तो अब ये कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, 0.5, क्योंकि ये और ये लगभग कैंसिल हो जाएंगे। समय कितना है, स्मॉल t बराबर आधे घंटे। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, और 30 मिनट तो हम डाल नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि जो भी मान डालना है वो कैसा डालेंगे, SI यूनिट में डालेंगे। तो 30 को गुणा कर देंगे 60 से, तो ये हो जाएगा 1800 सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T। I का मान 0.5 और T का मान 1800, तो 18×5 = 90 और आगे 2 0, ठीक है। और यहाँ पर एक के बाद पॉइंट अर्थात 900 कूलाम आवेश इतनी देर में प्रवाहित हो गया है। हम बात करेंगे आगे के कुछ और न्यूमेरिकल्स पर। यह ध्यान रखें यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल्स लगाए हैं हमने या लगवा रहे हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में या किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। और न्यूमेरिकल लगाने के साथ साथ हम आपको फार्मूले भी बता रहे हैं, मगर अच्छे से इस चीज़ को समझने के लिए आप एक बार विद्युत वाले चैप्टर को समझ लीजिए। अगला जो 5वां और 6ठा न्यूमेरिकल है ये हमारे विभवांतर वाले सूत्र ΔV = ΔW/Q इस पर आधारित है। यहाँ ΔV क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभव या विभवांतर है, और ΔW क्या है, किया गया कार्य है, और Q आवेश है।
विभवांतर को हमने पिछले वीडियो में समझाया है, तो वहाँ पर विभव विभवांतर की परिभाषाओं को आप समझ सकते हैं। यहाँ सवाल दिया है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम के आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करें। हमको किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू ज्ञात करना है। दिया क्या है, विभवांतर डेल्टा वी दिया है 12 वोल्ट और Q का मान कितना दिया है, 2 कूलाम। जितनी भी चीज़ें दी हैं सब MKS पद्धति में या SI यूनिट में है, तो यहाँ हमें किसी को भी चेंज करना नहीं पड़ेगा। W निकालना है तो चूंकि फार्मूला क्या होता है, डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा W अपॉन Q, और यहाँ से डेल्टा W का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा, डेल्टा V इंटू Q। यही तो डेल्टा W हमको किया गया कार्य निकालना है। डेल्टा V का मान कितना दिया है, 12 वोल्ट और Q का मान कितना दिया है, 2 कूलाम। जब गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और वोल्ट इंटू कूलाम, ये कार्य आ रहा है और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल MKS पद्धति में। तो यहाँ किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 24 जूल आ जाएगा। ऐसा ही अगला न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा चेंज है। किसी बंद वैद्युत परिपथ के एक बिंदु जिसका विभव 118 वोल्ट है से दूसरे बिंदु तक जिसका विभव 128 वोल्ट है। एक बिंदु है V1 118 वोल्ट पर और V2 जो है वो कितना है, 128 वोल्ट पर। 2 बिंदु हैं जिनका वोल्टेज अलग अलग है, एक का 118 वोल्ट है और दूसरे का 128 वोल्ट है। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, V1 से V2 वाले पॉइंट तक हम किसी आवेश Q बराबर 2 कूलाम को गति कराएंगे। V1 वाले पॉइंट से ले जाकर V2 पर हमको उस आवेश को पहुंचाना है, तो इसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य के लिए सबसे पहले विभवांतर निकालें। विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। विभवांतर का मतलब होता है 2 बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। तो यहाँ इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 128 माइनस 118 तो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। और Q बराबर कितना है, 2 कूलाम। और हमें निकालना क्या है, किया गया कार्य। तो डेल्टा W बराबर डेल्टा V अपॉन Q, डेल्टा V इंटू Q। अभी फार्मूला निकाल चुके हैं यहाँ पर, इसी को अप्लाई कर देते हैं। तो 10 गुणे 2 20 और मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। ऐसे ही अगर कोई दूसरा न्यूमेरिकल दिया हो जिसमें कार्य दिया हो, आवेश दिया हो, तो इसी फार्मूले की सहायता से हम वहाँ का विभवांतर, कोई 2 चीज़ें दी हों इस फार्मूले में, हमें कोई 2 चीज़ें दी हों तो तीसरी चीज़ को हम इसी फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नीचे के आगे के न्यूमेरिकल्स की। तो नीचे के 2 न्यूमेरिकल्स हैं, यह ओम के नियम पर आधारित हैं। R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, जहाँ R क्या होता है, तार का प्रतिरोध, V क्या होता है, वोल्टेज, और I क्या होता है, प्रवाहित होने वाली धारा का मान। ये ओम का नियम है, ये भी वीडियो में हम समझा चुके हैं। यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, जितने भी सूत्रों को हम प्रयोग करेंगे, ये सारे विद्युत चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी वाले पोर्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, यदि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, एक बल्ब है और बल्ब के तंतु का प्रतिरोध R कितना है, 1200 ओम है, यह 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है, अर्थात इस पर कितना विभवांतर लगाया गया है, 220 वोल्ट। पूछ क्या रहा है, कह रहा है यह कितनी धारा लेगा। धारा का मान निकालना है तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन I की वैल्यू निकालनी है तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे आपस में। तो I बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R। V का मान कितना है, 220 वोल्ट, और बटे R का मान कितना है, 1200। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 बटे 120, और I धारा है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको पॉइंट्स में भी आप आगे हल कर सकते हैं। आगे एक और चीज़ कह रहा है, यदि इसे ही 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दें तो इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। मतलब पहले 220 वोल्ट लगा रहे थे, अगर इसी में 220 की जगह 120 वोल्ट धारा प्रवाहित करें, R उतना ही रहेगा, कितना, 1200 ओम, और वोल्टेज अब कितना हो रहा है हमारा, 120 वोल्ट। तो पूछ रहा है प्रवाहित धारा का मान, तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन R। V का मान कितना है हमारा,
120 और R का मान कितना है हमारा 1200। 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1/10 और 1/10 का मतलब 0.1 और धारा का मान है तो मात्रा क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। तो 0.1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी अर्थात R बराबर V/I है। तो अगर हमें वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध इन तीनों में से अगर किसी दो चीज़ का मान दिया है तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करके तीसरी चीज़ को या तीसरी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ऐसा ही न्यूमेरिकल अगला है हमारा, जब कोई वैद्युत हीटर वैद्युत स्रोत से 4 एम्पियर वैद्युत धारा लेता है। धारा कितनी लेता है I बराबर 4 एम्पियर, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना है, डेल्टा V कितना है 60 वोल्ट। उस समय हीटर कितनी धारा लेगा जब उसका विभवांतर 120 वोल्ट होगा। तो पहले I दिया है, V दिया है, तो हम क्या निकालें R। तो R बराबर क्या होता है V/I। V का मान हमारा कितना है 60 और धारा का मान कितना है 4। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं SI यूनिट में है, MKS पद्धति में है, तो हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो R का मान हमारा कितना आ जाएगा 15 ओम। क्लियर है। फिर पूछ रहा है प्रतिरोध, तो हमें तार का पता हो गया। अब पूछ रहा है कि अगर इस तार को 120 वोल्ट वोल्टेज लगा दिया जाए इस तार पर तो धारा कितनी प्रवाहित होगी। यदि V बराबर 120 वोल्ट और R का मान हमारा पहले ही निकाल चुके हैं 15 ओम, तो हमारा पूछ रहा धारा, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। V का मान 120/15, तो 15×8 = 120। 8 एम्पियर की धारा उस समय उस तार से प्रवाहित हो रही होगी। ध्यान रखें जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो जो न्यूमेरिकल लगाना है सबसे आसान है, आप उसके फार्मूले को अच्छे से समझ लें। दूसरी चीज़, न्यूमेरिकल लगाते समय आंसर और जो भी चीज़ें हैं उनके साथ मात्रक को लिखना ना भूलें, वरना आपके नंबर काट लिए जाएंगे। हमारा अगला न्यूमेरिकल है और यह न्यूमेरिकल जो है R = ρL/A। R = ρL/A इस सूत्र पर आधारित है। और इस न्यूमेरिकल में जो हमने अवयव यूज किए, R का तो पता है, R का मतलब होता है प्रतिरोध, L उस प्रतिरोध की लंबाई, A जो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है और जहाँ ρ होता है तार की प्रतिरोधकता कहलाता है। अब इस सूत्र के आधार पर यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल दो हैं जो हल करेंगे। पहला दिया है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। तार की लंबाई l कितनी है 1 मीटर और उसका प्रतिरोध R कितना है 26 ओम। यदि तार का व्यास मतलब d 0.3 मिलीमीटर है तो इस ताप पर तार की प्रतिरोधकता क्या होगी, ρ निकालना है हमको। तो हमें सारी चीज़ें दी हैं। R बराबर ρL/A होता है। A क्या होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और वो हमको नहीं दिया है मगर इनडायरेक्ट फॉर्म में हमको तार का व्यास दे रखा है। तो हम वहाँ से A निकाल लेंगे। A बराबर क्या होता है πr²। D बराबर होता है 2R का मान कितना दिया 0.3 mm। तो R बराबर क्या हो जाएगा 0.3/2 मिलीमीटर है तो 10⁻³ मीटर। सारी चीज़ें हमने बताया था आपको MKS पद्धति में रखेंगे। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 गुणे इसका मान डाल देंगे 0.3/2 गुणे 10⁻³ का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 22/7, ये 0.09/4 गुणे 10⁻⁻6। ये हमारा A का मान है, इसको हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमको ρ निकालना है। तो चूंकि R बराबर क्या होता है ρL/A, ρ का मान निकालना है तो ρ बराबर क्या हो जाएगा RA/L। R का मान हमारा कितना है 26, A का मान कितना है 22/7 गुणे 0.09/4 और 10⁻⁻6 और बटे में l का मान कितना है 1। ध्यान रखेंगे।
अब यहाँ पर इसको 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, 2 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 गुणे 11 गुणे 0.09 बटे ये कितना रहेगा 7 गुणे 10 की घात -6। यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 13 की जब 11 से गुणा होगी तो आ जाएगा 11 3 33 का 3 हासिल लगा 3, 11 कम 11 और 1 3 14 गुणे 0.09 और बटे में 7 गुणे 10 की घात -6। और यहाँ पर 143 की 9 से गुणा होगी तो 9 3 27 का 7 हासिल लगा 2, 9 चौक 36 और 2 38 का 8 हासिल लगा 3, 9 कम 9 3 12, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे 12.87 बटा 7 गुणे 10 की घात -6। मात्रक क्या हो जाएगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक यही होता था ओम मीटर। ये हमारी प्रतिरोधकता आ जाएगी। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो आपको अपने हिसाब से करनी है, आप जैसे करते हैं। कैलकुलेशन करते समय सावधानी रखेंगे कि कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो R बराबर रो एल अपॉन ए पर एक न्यूमेरिकल लगाया, एक और न्यूमेरिकल हमारा है किसी दिए गए पदार्थ की L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के तार का क्षेत्रफल प्रतिरोध कितना है 4 ओम। अगर तार का पदार्थ सेम है, एक ही तार के पदार्थ के बने हैं, तो 2 तारों में प्रतिरोधकता सदैव समान रहती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर कोई 2 तार बनाए गए हैं और एक ही पदार्थ के बने हैं तो दोनों की प्रतिरोधकता एक ही जैसी होगी, वो चाहे तार कितने भी बड़े कितने भी छोटे क्यों ना हो। तो यहाँ पर दिया गया है कोई तार था, उसका प्रतिरोध R1 बराबर 4 ओम है, लंबाई L1 बराबर स्मॉल l है और क्षेत्रफल A1 बराबर A है और रो 1 बराबर जो है वो दोनों का रो रहेगा। एक दूसरा तार है R2, हमें उसका पता करना है और कह रहा है कि उस तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 हो। L2 का मान क्या हो जाएगा L/2, मतलब लंबाई पहले वाले तार की आधी है और मोटाई अर्थात क्षेत्रफल A2 कितना है पहले वाले तार का 2 गुना क्षेत्रफल है। और रो 2 का मान बताया था आपको, एक ही तार के दोनों पदार्थ बने हैं, एक ही पदार्थ के दोनों तार बने हैं तो दोनों में प्रतिरोधकता एक ही जैसी रहेगी। तो अब यहाँ से हम मान निकालें तो रो 1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर रो 1 L1 अपान A1 और R2 बराबर क्या हो जाएगा रो 2 L2 अपान A2। इनके मान डाल देंगे। R1 का मान क्या हो जाएगा 4 बराबर रो 1 का मान रो, L का मान स्मॉल l और A का मान A और भाग कर देंगे इनको। R2 का मान हमको पता नहीं है, रो 2 का मान कितना है रो है, L2 का मान कितना है L/2 है और A2 का मान कितना है 2A है। तो रो से रो कैंसिल हो गया, ध्यान रखेंगे। तो 4/R2, ध्यान रखेंगे ये 2 जो है ये बटे में आ जाएगा। तो ऊपर क्या है L/A है, नीचे क्या हो जाएगा L/A हो जाएगा और 2 2 1/4 यहाँ से हमने अलग रख दिया। तो L/A और L/A कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/4 और ये 4 कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर। तो क्या हो जाएगा 4/R2 बराबर, ये ऊपर पहुँच गया तो क्या बचेगा 4/1। तो यहाँ से R2 का मान निकालेंगे, पक्षांतर करेंगे, R2 को ऊपर ले जाएंगे 4 को नीचे लाएंगे। तो यहाँ से R2 बराबर क्या आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 1 ओम। अर्थात जो दूसरा तार है उसका प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम होगा। एक और न्यूमेरिकल है जो यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है और ये न्यूमेरिकल 1 नंबर में मुख्य रूप से कभी कभी पूछा जाता है और अधिकतर एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। ये कहा जाता है कि एक तार है और उस तार का जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है मान लेते हैं और फिर कहेगा इस तार को खींचकर, ध्यान रखेंगे इस वर्ड का प्रयोग होगा तभी ये फार्मूला लगाएंगे। कह देगा इस तार को खींचकर इसकी लंबाई पहले की इतने गुनी कर दी जाती है तो नया प्रतिरोध क्या होगा। अगर किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं और मान लिया पहले लंबाई 1 थी और लंबाई अब पहले से कितनी गुनी कर दी है n गुना ज़्यादा कर दी है, तो नया प्रतिरोध R डैश का मान क्या होगा n² R के बराबर
होगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर किसी तार को खींचकर लंबाई n गुनी करेंगे तो नया प्रतिरोध n² और पहले प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। और अगर किसी तार को खींचकर उसकी जो त्रिज्या है वो पहले की 1/n गुनी कर दी जाए, क्योंकि जब तार को खींचेंगे तो उसकी मोटाई कम होगी, अर्थात त्रिज्या जो होगी पहले से थोड़ी कम हो जाएगी। अगर त्रिज्या को पहले से 1/n गुना कर रहे हैं, जैसे मान लिया कह दे कि तार को खींचकर उसकी जो मोटाई है या त्रिज्या है पहले की आधी कर दी जाए, पहले की 1/3 कर दी जाए, पहले की 1/4 कर दी जाए, तो क्या हो जाएगा 1/n गुनी करी जा रही है। तो जो नया प्रतिरोध होगा R' वो n की पावर 4 × R के बराबर होगा। अगर त्रिज्या की बात करेंगे 1/n गुनी हो रही है तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और अगर लंबाई n गुनी हो रही है तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इन दो फार्मूलों पर अधिकतर न्यूमेरिकल 1 नंबर में पूछते हैं। जैसे मान लेते हैं एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है और इसकी लंबाई खींचकर पहले की 3 गुना कर दी जाती है। 4 ओम प्रतिरोध पहले था, R बराबर क्या था 4 ओम, और कितनी गुनी कर दी लंबाई, स्मॉल n बराबर 3 गुना लंबाई कर दी। तो कहता है नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो R' बराबर 3 की घात 2 n², तो n बराबर 3 था, उसका स्क्वायर इंटू R का मान कितना था 4 ओम, तो 3 × 9 = 36। अब जो नया तार बना है उसका प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा 36 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। दूसरा अगर ऐसा ही इसके आधार पर एग्जांपल देखें, मान लिया एक तार है उसका प्रतिरोध पहले 2 ओम था, R का मान कितना था 2 ओम। इस तार को खींचा जाता है और खींचने पे इसकी त्रिज्या जो है वो पहले की 1/2 गुनी हो जाती है। त्रिज्या कितनी हो रही है, पहले की आधी, पहले की 1/3, तो यहाँ पर n का मान यहाँ से कंपेयर करेंगे, n का मान कितना है 2, तो नया प्रतिरोध कितना होगा R' बराबर n की घात 4, 2 की घात 4 गुणे, और R का मान कितना है यहाँ पर 2, तो 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया किसी तार का प्रतिरोध R1 बराबर 3 ओम है और इसको खींचकर इसकी लंबाई को पहले से कितना कर देते हैं 5 गुना कर देते हैं। इसको खींचा और लंबाई को पहले का 5 गुना कर दिया, तो नया प्रतिरोध क्या होगा R' बराबर n² R, n² का मान 5 का स्क्वायर और R का मान कितना हो जाएगा 3, तो 55 25 3 75। अब नए तार का प्रतिरोध कितना होगा 75 ओम हो जाएगा। ऐसे ही मान लिया दूसरा एग्जाम्पल त्रिज्या के आधार पर ले लेते हैं। किसी तार का प्रतिरोध जो था वो 1 ओम था और इसकी त्रिज्या को जब तार को खींचते हैं तो इसकी त्रिज्या पहले की 1/4 गुनी रह जाती है। पहले त्रिज्या कुछ भी हो पहले और खींचने के बाद कितनी रह गई 1/4 गुना रह गई, तो n का मान कितना है 4। नया प्रतिरोध कितना होगा, तो R' बराबर n की पावर 4 × R, तो n की पावर 4, 4 की पावर 4 गुणे R का मान कितना 1, तो 4 × 16 × 64 100, 4 × 16 और 64 गुणे 4, 4 × 16 का 6 यहाँ से लगाया 4 × 24 = 25, 256। ये इसका आंसर आपका आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, तो ये मोस्टली पूछा जाता है, लंबाई n गुनी कर दी जाए त्रिज्या n गुनी, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। अगला हमारा न्यूमेरिकल है और ये कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकेंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करो। अब जो न्यूमेरिकल्स हमारे आए हैं ये शक्ति और उत्पन्न ऊष्मा किए गए कार्य पर आधारित हैं, तो इनके लिए अधिकतर जो हमने शक्ति के लिए P बराबर VI और I²R ऐसे करके कई फार्मूले निकाले थे, उनका प्रयोग करेंगे। P 3 फार्मूले हम लोगों ने अधिकतर निकाले थे, P, H और W। P क्या है, व्यय शक्ति, और किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा या ऊर्जा के लिए। 3 फार्मूले में निकाले थे और इन फार्मूलों को आप उस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग इन फार्मूलों को लिखेंगे, क्योंकि जो हमने फार्मूले ये समझे थे इनको समझने में समय ज़्यादा लगेगा। एक फार्मूले के कई वेरिएंट हैं, 5-5 6-6 वेरिएंट हैं, तो इनको समझने में समय ज़्यादा लगेगा। तो उसको ना यूज़ करते हुए यहाँ पर हम सीधे जैसा फार्मूले में ज़रूरत होगी उस प्रकार से हम सूत्र को प्रयोग करेंगे और यहाँ पर बताएंगे। ज़्यादा विस्तृत अध्ययन के लिए आप वीडियो को देख लें एक बार। तो ओम कितना प्रतिरोध दिया है, R बराबर 4 ओम का प्रतिरोध है और प्रति सेकंड मतलब स्मॉल t बराबर
1 सेकेंड। प्रति सेकेंड कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है? तो 100 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है। तो ये क्या हो गई आपकी H हो गई, इसको W भी आप कह सकते हैं। और उसके बाद में प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर हमको ज्ञात करना है। तो उत्पन्न ऊष्मा H के लिए हम लोगों ने फार्मूला लिखा था, वो क्या होता था? VI इंटू टी, VI इंटू टी। और चूंकि जूल में ऊष्मा दी है, अगर कैलोरी में ऊष्मा दी होती तो अपान में 4.2 वाला फार्मूला यूज़ करते, बटे में 4.2 से भाग कर देते अगर जूल को, तो ये हमारा किस में आंसर आ जाता? कैलोरी में। परंतु यहाँ पर सीधे जूल में दिया है तो 4.2 को अपान में यूज़ नहीं करेंगे। वैसे जितने भी हमने फार्मूले H वाले समझाए थे सभी के अपान में 4.2 था, मगर तब इसका मात्रक क्या होता? कैलोरी। मगर यहाँ पर H के लिए मात्रक कितना दिया है? जूल में दिया है, तो अपान में 4.2 यूज़ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर हमको निकालना क्या है? विभवांतर निकालना है। परंतु एक समस्या हमारे सामने ये है कि हमको प्रतिरोध दिया है और प्रतिरोध का यहाँ कहीं प्रयोग नहीं है, और यहाँ पर फार्मूले में I आया है, I यहाँ पर कहीं दिया हुआ नहीं है। तो I और R एक ऐसा टर्म है जो यहाँ पर इंटरचेंज होने हैं। तो अब इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। H चूँकि I बराबर क्या होता है? V/R। V भी पता है हमको और R का मान भी पता है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग कर देंगे। तो V इंटू V/R इंटू टी। तो यहाँ से H बराबर क्या आ जाएगा? V² इंटू स्मॉल टी। और V का मान निकालना है तो V² बराबर क्या हो जाएगा? H इंटू R को उधर ले जाएंगे और T को अपान में। ध्यान रहेगा, V का मान निकालना है तो V बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट H इंटू R अपॉन टी। H की वैल्यू हमारी कितनी है? 100। R की वैल्यू कितनी है? 4। और अपॉन में स्मॉल t की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 400, और 400 से 20 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये आपका उन बिंदुओं के बीच विभवांतर आ गया। ध्यान रखेंगे, जैसा फार्मूला आएगा इसको हम वैसा ही कन्वर्ट करके प्रयोग कर लेंगे। जब इसके ज़्यादा वेरिएंट के न्यूमेरिकल हम लगाएंगे तो ये बिल्कुल हमको क्लियर हो जाएगा। अभी हमने इसका एक ही वेरिएंट यूज़ किया है। चलिए बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। कोई बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। कितना वोल्टेज मिल रहा है बल्ब को? 220 वोल्ट। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हुई? यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो बल्ब की शक्ति का मतलब P का मान हमको निकालना है। ठीक है, और प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा स्मॉल t बराबर 1 सेकंड दिया है। उत्पन्न ऊष्मा H का मान भी हमको निकालना है। ध्यान रखेंगे, तो पहले P निकालेंगे। P बराबर फार्मूला क्या होता है? VI। P के भी कई फार्मूले होते हैं, जैसी वैल्यू दी होती है इस फार्मूले को हम वैसा ही कन्वर्ट करके प्रयोग कर लेते हैं। या तो वीडियो में देख लीजिए, एक साथ हमने कई फार्मूले लिखा रखे हैं, आप उनको तैयार कर लीजिए, जैसा जो ज़रूरत हो वो वहाँ पर यूज़ कर लीजिए, एज यू लाइक, आप जैसा प्रयोग करना चाहें। तो V का मान हमारा 220 है और I का मान है 0.50। तो पॉइंट रिमूव करेंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मान आ जाएगा 110। शक्ति का मान क्या, मात्रक क्या होता है? वाट। ये P का मान आ गया। हमको निकालना है उत्पन्न ऊष्मा, तो H बराबर क्या बताया था आपको? VIT। और ऊष्मा निकालनी है ना, तो 4.2, क्योंकि ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? कैलोरी में होता है। तो यहाँ पर हम लोग VIT का मान निकालेंगे। तो VI का मान हम निकाल ही चुके हैं, तो इसको एकदम लिख दें। V इंटू I का मान हमने निकाला था अभी 110। T का मान क्या है? 1 सेकेंड बटे में 4.2। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1100 बटे 42। और ये है तो कैलोरी में इसको लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये हमारा जो कैलोरी में आंसर आएगा, और यहाँ पर H का हमने प्रयोग किया है। आगे आप इसको डिवाइड करके इसको पॉइंट्स में भी
लगा सकते हैं। एक जो नीचे न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सूत्र का है, जिसमें हम किसी भी घर में व्यय होने वाली ऊर्जा को निकालते हैं, और ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में अधिकतर, कि एक घर में इतने बल्ब हैं और एक फ्रिज है, एक टीवी है, इसका टीवी का इतना खर्चा है, कुल मिलाकर पूरे घर में कितना यूनिट बिजली खर्च होगी, ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। कह रहा है 400 वाट का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपये किलोवाट घंटे की दर से अगर बिजली का खर्च आता है तो 30 दिन में इस फ्रिज को चलाने में कितना खर्च करना पड़ेगा। तो यूनिट का फार्मूला होता है, मतलब कितने यूनिट, या इसको हम किलोवाट घंटा कहते हैं। हमने फ्रिज को चलाया 30 दिन के लिए, तो कितनी बिजली, कितने यूनिट बिजली खर्च होगी, तो उसका फार्मूला हमने बताया था आपको, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। इस फार्मूले का प्रयोग करके कितने यूनिट बिजली खर्च हो रही है निकाल सकते हैं, और यूनिट के हिसाब से हम उसका खर्च भी निकाल लेंगे। तो पहले वाट कितना हमारा दिया है डायरेक्ट देखेंगे 400, घंटे कितने चलता है ये 8, कितने दिन के लिए पूछ रहा है 30 दिन के लिए, और बटे में क्या हो जाएगा 1000। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 8 चक्कू 32 और 32 तियाँ 96, ध्यान रहेगा 8 चक्कू 32 और तियाँ 96 यूनिट बिजली खर्च होगी इस फ्रिज को डेली 8 घंटे के हिसाब से 30 दिन तक चलाने में। तो कितने रुपए बिजली का खर्च आएगा, तो खर्च बराबर हमारा क्या हो जाएगा, खर्च बराबर यूनिट गुणे रेट। यूनिट कितनी हमारी है 96 और रेट कितना है 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से। तो 3 छक 18 का 8 हासिल लगा, 1 9 तियाँ 27 1 28, 288 रुपये खर्च आएंगे। अभी हम इसी सूत्र के आधार पर, इन सूत्रों के आधार पर एक एक और न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। ऐसे ही कुछ और न्यूमेरिकल्स पर हम बात करते हैं। दिया है एक बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसका अर्थ क्या है, इसका प्रतिरोध कितना है, दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। अगर बात की जाए कि बल्ब पर या हीटर पर इतना लिखा है, ऐसे लिखकर पूछा जाता है कि हीटर पर या एक बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि जब हम इस बल्ब को 220 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो बल्ब में होने वाला शक्ति क्षय 60 वाट होगा। ध्यान रखेंगे कि अगर बल्ब पर, हीटर पर ऐसे लिखा हुआ इतना लिखा है तो इसका क्या अर्थ है, अगर पूछा जाए तो लिख देंगे सीधे कि इसका अर्थ यह है कि बल्ब को 220 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से जब जोड़ा जाएगा तब उसमें प्रति सेकंड जो शक्ति क्षय हो रहा होगा वो कितना होगा 60 वाट होगा। तो हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, P दिया है और P का मान कितना दिया है 60 वाट दिया है, और V कितना दिया है 220 वोल्ट दिया है, और पूछ क्या रहा है, कह रहा है प्रतिरोध कितना होगा। तो P का ऐसा फार्मूला यूज करें जिसमें V और R आता हो। तो P का फार्मूला वैसे तो VI होता है, मगर यहाँ पर I हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे I की जगह पर V/R डाल देंगे। तो ये क्या आ जाएगा P बराबर V²/R आ जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना है R का मान, तो R बराबर क्या आ जाएगा V²/P। V का मान क्या है 220 का स्क्वायर और अपान P का मान कितना है 60। तो यहाँ से 220 गुणे 220 बटे 60, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 की गुणा 22 से करेंगे तो 484 और एक 0 आगे अपान में 6 आ जाएगा। इसको चाहें तो आगे हल कर सकते हैं, वरना इतना ही छोड़ सकते हैं। आगे चाहेंगे तो इसको पॉइंट्स में भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तार का प्रतिरोध आ गया इस बल्ब का। और इस चीज़ का अर्थ समझ गए कि बल्ब को या हीटर को जिसको भी पूछेगा, अगर उसको हम इतने वोल्ट के स्रोत से जोड़ेंगे तो प्रति सेकंड बल्ब में होने वाला शक्ति क्षय कितना होगा 60 वाट होगा। ऐसा ही अगला न्यूमेरिकल है 220 वोल्ट विभवांतर पर 4.5 एम्पियर की धारा किसी हीटर में प्रवाहित हो रही है, तो वैद्युत सामर्थ्य निकालनी है। V कितना है 220 और I कितना है 4.5 एम्पियर। वैद्युत सामर्थ्य का मतलब P निकालना है, और P का मतलब क्या होता है P बराबर VI 220 गुणे 4.5। तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा,
जीरो से जीरो कैंसिल, 22 गुणे 45, तो 22 पंच 110 का जीरो हासिल लगा 11, 22 चौक 88, 11 99, 990 और वाट आपका इसका आंसर आ जाएगा। अगर यही पूछ देता कि उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कर दें तो H के लिए क्या लगा देते, VI इंटू टी, और यहाँ पे V का मान पता है, I का मान पता है, T का मान डालकर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, और इसको भाग किससे कर देते 4.2 से, तो आंसर हमारा कैलोरी में आ जाता। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, क्या है, अभी हमने लगाया था एक घर में 100 वाट का एक बल्ब है, 400 वाट का एक फ्रिज है और 50 वाट का एक पंखा है जो प्रतिदिन 8 घंटे चलता है, और 30 दिन तक अगर इसको चलाया जाए तो कितनी ऊर्जा व्यय होगी और कितना खर्चा आएगा 4 रुपए के हिसाब से। तो पहले व्यय ऊर्जा निकालेंगे, व्यय ऊर्जा निकालेंगे, वो सभी की अलग अलग निकलेगी। 100 वाट का जो है बल्ब है तो वाट गुणे दिन, घंटे सॉरी, तो बल्ब कितना घंटे चलता 8 घंटे, और कितने दिन तक चला 30 दिन तक, बटे कितना आ जाएगा 1000, ध्यान रखेंगे। प्लस फ्रिज कितने वाट की है 400 वाट की, कितने घंटे चलती है 8 घंटे चलती है, कितने दिन चलती है 30 दिन चलती है, बटे 1000। ये हमने बल्ब के लिए यूनिट निकाली है और ये फ्रिज के लिए निकाली है यूनिट। प्लस तीसरी चीज क्या है 50 वाट का पंखा, तो 50 कितने घंटे चलेगा 8 घंटे चलेगा, कितने दिनों तक 30 दिनों तक, अपॉन में 1000। यहाँ से तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग यूनिट की बिजली निकालकर उनको जोड़ लेंगे, हमारा कुल व्यय ऊर्जा आ जाएगी। तो इसको हल करते हैं, 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, तो 8 तियाँ 24 यूनिट तो खर्च होंगी किसमें, हमारे बल्ब में। फिर यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 0, 8 चक्कू 32 तियाँ 96 यूनिट बिजली खर्च होगी किसमें, फ्रिज को चलाने में, महीने भर की, 31 दिन की जो है। और अगर बात करें पंखे को चलाने में तो 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, 8 पंचे 40 और 40 तियाँ 120 बटे 10, तो 12 यूनिट बिजली खर्च होगी किसमें, हमारे पंखे को चलाने में 8 घंटे के हिसाब से। तो कुल कितनी बिजली खर्च हुई, तो 6 4 10 2 12 का 2 हासिल लगा 1 1 1 2 और 2 9 11 11 2 13, 132 यूनिट बिजली कुल खर्च होगी इन तीनों उपकरणों को एक साथ 8 घंटे के हिसाब से 30 दिनों तक चलाने में। खर्च की अगर बात करें तो खर्च कितना हो जाएगा, खर्च बराबर बताया था यूनिट गुणे रेट। यूनिट कितनी है 132 और रेट कितना है 4 रुपये प्रति यूनिट का, तो कितना खर्चा आ जाएगा हमारा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 का 2 हासिल लगाएंगे हम, 4 एकम 4 1 5, 528 रुपये इसका कुल खर्च आ जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इन्हीं सूत्रों के आधार पर कुछ और ज़्यादा न्यूमेरिकल जो हैं आगे के और अच्छे न्यूमेरिकल हैं उनको हल करेंगे। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स हमने नहीं लगाए हैं जो प्रतिरोधों के समांतर और श्रेणी क्रम के संयोजन पर आधारित थे। चूँकि ये खुद में एक ब्रॉड टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम एक स्पेशल अलग वीडियो में जिसमें केवल और केवल समांतर और श्रेणी क्रम से संबंधित न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो उसका एक हम अलग वीडियो बनाएंगे। और जो आज हमने न्यूमेरिकल बेसिक लगाए हैं इन्हीं के थोड़े आगे टर्म के न्यूमेरिकल जो हैं वो हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।